माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं। ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके चुनाव लड़ना, वोट डालो और राजनीति करो की रणनीति पर आगे जाते हैं। ये लोकतंत्र के हत्या करने के साजिश रखने वाले लोग आज ये ऐसा समूह यहाँ पर आकर के पूरा देश से आके अपने इस षड्यंत्र को पूरे राज्य में छाने का प्रयास कर रहा है। उस षड्यंत्र से आपको आगाह करने आए हैं कि ये चुनावी में कुछ लोग एक साल पहले से यहाँ उठा रहा है कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच में कैसे एक दूसरे के बीच में तनाव है, कैसे हम सब एक दूसरे के साथ खड़े और उनका राजनीतिक रोटी पके। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झारखंड में लड़ाई अब उन 28 सीटों के लिए बची है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इन 28 में से 26 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। इतना ही नहीं, झारखंड की 81 सीटों वाली विधानसभा में 39 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां पर आदिवासी मतदाता प्रभाव रखते हैं। इन सीटों के लिए बीजेपी ने आरोपों का जो बंडल तैयार किया है और उसका जवाब हेमंत सोरेन कैसे दे रहे हैं, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। हेमंत सोरेन को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें 26 सीटें जीतने का रिकॉर्ड फिर से दोहराना पड़ेगा। बीजेपी को कैसे पता है कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी घट गई है? बीजेपी कहती है इसका सर्वे कराएगी, सत्ता में आएगी तो। लेकिन सर्वे से पहले अमित शाह ने जागरण से एक साक्षात्कार में कह दिया कि हेमंत सोरेन के राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी 38% से घटकर 26% हो गई। अमित शाह को इतना सटीक आंकड़ा कहां से मिला? पिछले साल मध्य प्रदेश के धार की चुनावी सभा में यही अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी ने भारत को घुसपैठ मुक्त कर दिया है। फिर यह घुसपैठ झारखंड में कब बढ़ गई? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी अभी एनआईए ने देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम एनआईए ने किया है। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में मोदी जी ने देश को घुसपैठ मुक्त करा दिया और नवंबर 2024 में झारखंड के चुनाव में वही अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठ बढ़ गई है। क्या गोदी मीडिया ने कभी इस तरह से फैक्ट चेक नहीं किया? अमित शाह अब कैसे कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ बढ़ गई है? तब उन्होंने क्यों कहा था कि मोदी जी ने भारत को घुसपैठ मुक्त करा दिया है? ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय भी करते हैं। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको ये घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी। बीजेपी ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर भेजा, इसी की गिनती बता दे। देश के गृहमंत्री के बयान का यह हाल है। आबादी, घुसपैठ, धर्मांतरण, इन तीन बातों को लेकर बीजेपी ने आरोपों का एक बंडल तैयार किया है।
एक तरफ कहा जाता है आबादी घट गई, दूसरी तरफ कहा जाता है धर्मांतरण हुआ, यानी दूसरी तरफ दूसरे धर्म की आबादी बढ़ गई, और फिर कहा जाता है कि घुसपैठ हुई बांग्लादेश से झारखंड में, उसकी आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो इस चक्र को आप समझिए। बांग्लादेश झारखंड की सीमा से 800 किलोमीटर दूर है, फिर भी झारखंड में घुसपैठ हो रही है। किसे नहीं पता कि इस देश में आदिवासी की जमीन और उनके जंगल उद्योगपति को देने के लिए क्या क्या किया गया है। बीजेपी इसका मुद्दा नहीं बनाती है, यह नहीं दावे के साथ कह रही कि उनकी जमीन और जंगलों को किसी उद्योगपतियों के हवाले नहीं किया जाएगा। उद्योगपति की जगह कभी नाम लेकर कभी बिना नाम लिए मुसलमानों को फिट कर देती है, ताकि आपको दिखे ही ना कि आदिवासियों की जमीन पर किसने कब्जा किया और किसे आदिवासियों की जमीन औने पौने दाम में तरह तरह के नियमों को बनाकर सौंपा जा रहा है। इतने दशकों से आदिवासियों की जमीन, खदानें और जंगल विकास के नाम पर किसे सौंपा गया। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन इस एजेंडा, प्रोपेगेंडा या मुद्दा जो भी है उसका काउंटर कैसे कर रहे हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता। और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं, और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है। खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। ये देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो साल भर से यहाँ मंडरा रहा है, अपना राज्य तो बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है। झारखंड की आबादी कितनी है, कितने लोग झारखंड से पलायन कर गए, इसकी सटीक संख्या, लेटेस्ट संख्या किसी के पास नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार। जो जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी वो कब होगी आज तक किसी को पता नहीं कि कब होगी। 5 साल से आबादी की गिनती नहीं हुई पूरे देश में। लेकिन आबादी के घट जाने का मुद्दा बीजेपी ही बना सकती है, क्योंकि गोदी मीडिया कभी यह सवाल करेगा नहीं। बिहार और झारखंड से माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, दूसरे राज्यों से भी होता है। भारत में जिस भी राज्य से पलायन होता है वहां से कभी भी पलायन नहीं रुका है। शुरू में बीजेपी पलायन रोक देने का सपना दिखाती थी, मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब वो सब नजर नहीं आता। क्या हम ठीक से जानते हैं कि धर्मांतरण और घुसपैठियों के कारण ही झारखंड में आबादी की संरचना बदल रही है, या माइग्रेशन के कारण बदलती जा रही है? इंडियन एक्सप्रेस के अंजिष्णु दास की यह रिपोर्ट जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन कर बताती है कि स्वतंत्र शोध और कई सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि आजादी के पहले से ही झारखंड में आबादी घटती रही है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि झारखंड में आदिवासी समुदायों में जन्म दर कम रहा है, और यही ट्रेंड राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। भारत में 1911 से जनगणना हो रही है। उस समय से 2011 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी समाज की आबादी घटती जा रही है। कभी भी झारखंड में आदिवासी बहुमत में नहीं रहे। 1911 में आदिवासी की आबादी कुल आबादी का 38.42% थी। 1941 में 30.89% हो गई, यानी 8% घट गई। 1951 में 35.38% हो गई। 1991 में आदिवासी की आबादी 27.66% ही रही। 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है। 2001 में आदिवासी की आबादी 26.31% रही। 2011 में आदिवासी की आबादी 26.21% हो जाती है। एक बार फिर से इन तमाम आंकड़ों पर नजर डालिए तो दिख जाएगा कि झारखंड में आदिवासी की आबादी
घटती ही रही है, कभी भी आदिवासी वहां बहुमत में नहीं रहे। लेकिन यह कैसे हुआ? क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि आदिवासी समाज में जन्म दर कम रहा है। दूसरा कारण, पड़ोस के राज्यों में पलायन। अगर जनगणना ठीक से हो गई होती तो सही सही पता चल जाता कितने लोग झारखंड से बाहर गए हैं। जैसे बिहार की जाति की जनगणना में दर्ज है कि 13 करोड़ की आबादी में 53 लाख से अधिक लोग अस्थायी रूप से बिहार के बाहर रह रहे हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड से 14.72 लाख लोग बाहर गए। राज्य की कुल आबादी का 5.46% पलायन कर गए। इसमें आदिवासी भी थे और गैर आदिवासी भी। 2011 में 17.61 लाख लोग बाहर गए। कुल आबादी का 5.34% पलायन कर गया। एक और आंकड़ा है, झारखंड में 2011 में 22.65% लोग दूसरे राज्यों से यहां आए। क्या ये सभी मुसलमान ही थे या ये सभी बांग्लादेशी थे? हेमंत सोरेन की सरकार के पहले 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार थी। तब बीजेपी ने झारखंड में सर्वे क्यों नहीं कराए? तब क्या अमित शाह घूम घूम कर ऐसी बातें कह रहे थे तो उन्होंने क्या किया? क्या रिजल्ट निकला? क्या ये सब इसी 5 साल में हो गया? क्या इन सब अध्ययनों और आंकड़ों से बीजेपी को कोई भी फर्क पड़ता है जो हम बता रहे हैं? गोदी मीडिया कभी इन आंकड़ों को प्रमुखता से नहीं बताएगा, बार बार नहीं कहेगा। जो भी इन बातों को सुन रहा है वो कभी नहीं जान पाएंगे कि दूसरा पहलू क्या है। अब देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के अस्थायी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वे अपनी चुनावी सभा में खुफिया रिपोर्ट लहरा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि केंद्रीय मंत्री क्या इस तरह से खुफिया रिपोर्ट पब्लिक में लहरा सकते हैं। उनके पास ये रिपोर्ट आई कहां से? इस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की क्या विश्वसनीयता है भी या नहीं? आज अगर कोई पत्रकार इनके दावों को चुनौती देने वाली रिपोर्ट लिख दे और उसमें किसी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दे दे तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन जेपी नड्डा आराम से खुफिया रिपोर्ट पब्लिक में लहरा रहे हैं। क्या इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट पब्लिक में की गई है? नड्डा जी बतौर मंत्री भी प्रचार कर रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में? अगर कार्यकर्ता के रूप में प्रचार कर रहे हैं तो क्या वे इस तरह से इंटेलिजेंस की जानकारी को मंच से लहरा सकते हैं? क्या इस तरह का प्रचार विपक्ष को समान अवसर देता है? एक मंत्री यही शपथ लेता है कि वह अपने दफ्तर की गुप्तता सीक्रेसी को सार्वजनिक नहीं करेगा, लेकिन यहां मंत्री जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ी है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? इस देश में क्या चल रहा है? पहले पत्रकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेकर सूत्रों के हवाले से खबर लिखते थे और संदेह व्यक्त करते थे कि क्या ऐसा है, इस तरह की रिपोर्ट आई है। लेकिन यहां तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं अभी अभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, मोदी जी की खुफिया विभाग में। तो यह भी बता दीजिए कि अभी अभी और कौन सी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट ब्रेक हुई है? इसी पर हंगामा मच जाना चाहिए। लेकिन भारत का मीडिया गुलाम हो चुका है, उसकी हलक सूख गई है, वो इन सवालों को नहीं उठा सकता। देश के केंद्रीय मंत्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेकर चुनावी सभा कर रहे हैं। उनके पास गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? पूछ लेना चाहिए। वो भी अब चुनाव में रखा जाएगा क्या? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की क्या विश्वसनीयता होती है, सब जानते हैं। नड्डा साहब को बताना चाहिए कि इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट पर किस अफसर के दस्तखत हैं। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 6 जिलों के डीएम रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। अवैध घुसपैठ के आरोप सरासर गलत है और एक जिले की 2 छोटी घटनाओं को छोड़ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जेपी नड्डा इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट चुनावी सभा में लहरा रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखते, पब्लिक में क्यों लहरा रहे हैं? सितंबर महीने में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 सदस्यों की कमेटी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर तक के लिए कमेटी बनाने पर रोक लगा दी। झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है अवैध घुसपैठ का दावा बेबुनियाद है और समिति गठित करने के आदेश ने 6 जिला अधिकारियों की रिपोर्ट को मद्देनजर नहीं लिया, संज्ञान में नहीं लिया, जिसमें पाया गया है कि घुसपैठ के दावे सरासर गलत हैं।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने केंद्र सरकार से झारखंड सरकार की याचिका पर जवाब भी मांगा। हेमंत सोरेन ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट निष्पक्ष और बेखौफ पत्रकारिता की मिसाल है। भाजपा के हर बांग्लादेशी घुसपैठ के दावे की हवा निकाल रही है। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ के कमांडेंट कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं है, 90% बॉर्डर पर जाले हैं। काश और भी साथी इतनी मजबूती से लिखने वाले होते तो भाजपा अपने नफरती एजेंडे में देश को नहीं धकेल पाती। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट पढ़कर हंसी आ जाएगी। क्या देश की जनता को इस स्तर पर बेवकूफ बनाया जा सकता है? जनता को अपने आस पड़ोस में खुद से नहीं दिखता कि क्या हो रहा है और गृहमंत्री क्या बोल रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर बीएसएफ की सोवापुर बॉर्डर आउटपोस्ट गए, जो बंगाल के मालदा जिले में पड़ता है। इस झारखंड के पाकुड़ जिले से बांग्लादेश का यह सबसे निकटतम स्थान है, लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। राजा बोस और जयदीप देवगढ़िया की रिपोर्ट में बीएसएफ सोवापुर के असिस्टेंट कमांडेंट नरेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 2 साल में घुसपैठ की कोशिश के 5 मामले हुए हैं। आखिरी मामला 9 महीना पहले हुआ था। कमांडेंट सिंह के अनुसार घुसपैठ की कोशिश माल स्मगल करने के लिए होती है, भारत में बस जाने के लिए नहीं। अगर माल स्मगल कर वे लाखों कमा लेते हैं तो बॉर्डर पार कर यहां बसना क्यों चाहेंगे, जहां जेल में डाल दिए जाने का खतरा हर समय उन पर बना रहेगा। सोवापुर पोस्ट के अधीन 5.5 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे 28 कैमरों की मदद से 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। बीएसएफ के जवान 6-6 घंटे की 4 शिफ्ट में यहां ड्यूटी देते हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं उन्हें कभी कभार इधर से उधर जाना होता है। बीएसएफ उनके आई कार्ड चेक करती है, जमा कर लेती है, फिर आने जाने देती है। बाकायदा उनके और उनके सामान की चेकिंग की जाती है। एक और आंकड़ा है राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो का। इसके अनुसार बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों की संख्या घटी है और भारत छोड़कर जाते समय पकड़े जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। दिसंबर 2022 के द हिंदू में विजेता सिंह की यह रिपोर्ट है। केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट मानी जाती है, एनसीआरबी की। इसमें बीएसएफ के हवाले से आंकड़े दिए गए हैं कि बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसने वालों की संख्या घट गई है। भारत में घुसने की कोशिश में 2017 से दिसंबर 2020 तक मात्र 1115 लोग ही भारत की सीमा में घुसते हुए पकड़े गए। क्या यह संख्या इतनी बड़ी है कि एक राज्य में इसे चुनावी मुद्दा बना दिया जाए कि वहां की आबादी बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ के कारण बदल रही है? केंद्र सरकार का डेटा है अवैध घुसपैठ कम हुई है, लेकिन झारखंड में वोट लेना है तो यह सरकार अपने ही आंकड़ों को झुठलाती नजर आती है। ऐसा गजब पहले कभी देखा सुना नहीं गया होगा। अजीब अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें चुनौती भी दी जाती है, लेकिन बीजेपी रुकती नहीं, उन्हीं को दोहराती रहती है और मीडिया बिना तथ्यों की जांच के छापता रहता है। कितने टीवी चैनलों पर इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को लेकर डिबेट हो रही है कि गृहमंत्री गलत क्यों बोल रहे हैं। 1 साल पहले बोलते हैं मोदी ने देश को घुसपैठ मुक्त करा दिया, 1 साल बाद बोल रहे हैं झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ गई है। झूठ बोलने की कितनी बड़ी मशीन लग गई है इस देश में कि लोगों ने सच समझना बंद कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आजसू के ही उम्मीदवार ने बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज कर दिया है। आजसू के पाकुड़ जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम ने टाइम्स ऑफ इंडिया से यहां तक कह दिया, मुझे एक भी घुसपैठिया दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यही नहीं, आजसू पार्टी के मैनिफेस्टो तक में घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। आजसू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है, एनडीए की पार्टनर है, उसके लिए घुसपैठ मुद्दा नहीं है। बीजेपी के लिए क्यों है? पहले बीजेपी अपने ही गठबंधन में तय कर ले घुसपैठ बढ़ी है या नहीं। 10 साल हो गए मोदी सरकार के, हर चुनाव में डर का एक भूत खड़ा करती है। भूत भी नया नहीं, बार बार नया कपड़ा पहनाकर उसी भूत को नचाया जा रहा है। इससे झारखंड की जनता का क्या भला होने वाला है? झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए जमीन घोटाले के मामले में क्या कहा, उसकी कोई परवाह नहीं। बीजेपी फिर से उन्हीं बातों को मुद्दा बनाने लगी है जो बातें कोर्ट में नहीं टिक पाई। हेमंत सोरेन खुद ये 236 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में खुद संलिप्त हैं और ये बेल पर है। और उसी तरीके से आज कोशिश हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से ये जमीन का जिहाद छेड़ा जाए और जमीन को हड़पा जाए, और हेमंत सोरेन इसमें इनके साथ शामिल होकर के उनकी मदद कर रहा है। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में 5 महीने के लिए जेल भेजा गया, ईडी ने भेजा।
झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जो कहा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। लेकिन क्या बीजेपी कह रही है कि उसकी ईडी खराब है, गलत लोगों को गलत तरीके से फंसा देती है? इसके बजाय नड्डा साहब जनता के बीच जाकर कह रहे हैं हेमंत सोरेन 236 करोड़ के जमीन घोटाले में शामिल हैं। जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि केस देखने से नहीं लगता 8.86 एकड़ जमीन की खरीद और स्वामित्व के मामले में हेमंत सोरेन सीधे तौर पर या किसी और तरीके से जुड़े हैं। किसी भी रजिस्टर में या राजस्व रिकॉर्ड में इसकी झलक तक नहीं मिलती कि हेमंत सोरेन इस जमीन की खरीद या स्वामित्व में किसी भी तरीके से शामिल है। फैसले में लिखा था कि 2010 में कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, उसके आधार पर पीएमएलए का केस बना दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा, विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता कि हेमंत सोरेन इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। कोर्ट ने कहा हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत ही व्यापक संभावनाओं के आधार पर केस बनाया गया, यानी कुछ भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि टाइप पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों ने सरकार गिराने के हर दिन का षड्यंत्र देखा और यहां तक कि हमको मुख्यमंत्री के रूप में जेल डालने का भी काम को देखा। हमारे विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए एन प्रकारेण रोज सपना देखता, रोज सुबह उठ करके मेरा टांग खिंचाई शुरू करता, झूठा आरोप लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन जिसके सर पर झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा अल्पसंख्यकों का आशीर्वाद हो तो उसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता। इतनी गलत बयानी होती है कि उसी का खंडन करते करते वीडियो लंबा हो जाता है। मीडिया इन बातों की याद नहीं दिलाएगा। जनता को ना तब पता था ना अब पता चलेगा। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन घोटाले को खारिज कर दिया, तब भी बीजेपी दोहरा रही है। कितनी बार आप फैक्ट चेक करेंगे? क्या जनता को झूठ बोलकर, भरमाकर, आधा अधूरा सच बोलकर, गलत बोलकर, भटकाकर वोट लेने के अलावा राजनीति के पास कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं बचा है? जब तक आप फैक्ट चेक करते हैं, लाखों लोग इन झूठी बातों को, आधी अधूरी बातों को सुनकर अपने घर जा चुके होते हैं और घर पर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अंकिल आ जाता है, इसे सच बताने लग जाता है। उस ग्रुप में हमारा यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, हंगामा मच जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।